Okay, so we are starting with the first colligative property, that is lowering of vapor pressure. In lowering of vapor pressure, the first thing that we need to understand या जो हमें पहले समझना है वो है कि what is vapor pressure. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि vapor pressure क्या है. तो what is vapor pressure? Vapor pressure is a pressure exerted by vapors. जो भी वेपर्स या लिक्विड बॉइल ऑफ होता है, बॉइल होके वो वेपर्स पे कन्वर्ट हो जाता है और वो वेपर्स आपस में टकराते हैं, तो वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये पॉइंट पे वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा. जितना वेपर्स है वो उतना ही रहेगा, तो जितना वो कोलाइड करेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, हेंस वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा. वरना अगर इक्विलिब्रियम के पहले देखोगे तो कंटिन्यूसली नंबर ऑफ वेपर्स चेंज होते रहेंगे और वेपर प्रेशर का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा. इट इज लाइक कि जब आप वे बैलेंस में खड़े हो तो पहले वो जो काटा है वो कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है और एक पॉइंट पे रुक जाता है. तो वो जो पॉइंट पे रुकता है वो टाइम पे ही हम वेट मेजर करते हैं, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो यहाँ पे भी जब हमें एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा जो चेंज नहीं होगा, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम. So we have understood what is vapor pressure. Vapor pressure is nothing but the pressure exerted by vapors of liquid. Now, why there is a lowering in vapor pressure? Lowering क्यों होता है vapor pressure? अभी मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करें, और वो दो चीजें क्या है? वी आर कंपेयरिंग सॉल्वेंट, दैट इज सल्यूट डालने के पहले का वेपर प्रेशर, एंड सॉल्यूशन, दैट इज सल्यूट डालने के बाद का वेपर प्रेशर. व्हाई देयर इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? तो वी आर कंपेयरिंग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विल बी P नॉट and this is solution is P. मैंने सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, और मैं उसका वेपर प्रेशर देखा. वेपर प्रेशर इज एक्सट्रीमली ज्यादा, काफी ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर. क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल में सिर्फ लिक्विड्स, सरफेस के मॉलिक्यूल में सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है जो वेपराइज हो सकता है, तो ज्यादा वेपर्स रिलीज होंगे एंड ज्यादा वेपर प्रेशर भी आएगा. लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में अलोंग विथ तुम्हारा सॉल्वेंट बीच में तुम्हारे काफी सारे सल्यूट के पार्टिकल्स भी होते हैं, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सॉल्यूशन. ऐसा नहीं होता है कि सॉल्ट वाटर में सिर्फ नीचे सॉल्ट है और ऊपर पूरा का पूरा पानी, ऐसा नहीं होता है. सॉल्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहाँ पे सरफेस पे अगर सिर्फ सॉल्वेंट था तो यहाँ पे सरफेस पे सॉल्वेंट भी है और सल्यूट भी है. लेकिन वेपराइज तो सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा, क्योंकि सल्यूट कैसा है हमारा, जो हमने सल्यूट लिया है दैट इज नॉन वोलेटाइल. जो हमने सल्यूट लिया है दैट सल्यूट एक्चुअली इज नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, मतलब वो वेपर बनेगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करेगा. तो इन द केस ऑफ सॉल्वेंट यू हैव मोर वेपर्स. इन द केस ऑफ सॉल्यूशन यू हैव लेस वेपर्स. क्यों यहाँ पे कम वेपर है? क्योंकि बीच में ऊपर सल्यूट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट, तो सल्यूट के मॉलिक्यूल तो वेपराइज नहीं होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के ही होंगे और वो कम हो चुके हैं. सो देयरफॉर सॉल्वेंट में क्योंकि वेपर ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है. सो देयरफॉर वी हैव P नॉट इज ग्रेटर देन P. तो
तुम्हारा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, एंड इट्स वेरी एविडेंट कि क्यों सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट में तुम्हारे पास सिर्फ लिक्विड है, लेकिन सोल्यूशन में बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी है। नाउ वंस वी नो दैट वेपर प्रेशर ये है, और हमें ये भी समझ में आ गया है कि व्हाई देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पे मोर वेपर्स इज क्रिएटेड तो मोर वेपर प्रेशर, लेस वेपर्स इज क्रिएटेड तो लेस वेपर प्रेशर. So the next thing that we need to understand is कि why this vapor pressure is a colligative property. Why this lowering of vapor pressure? Vapor pressure is not colligative property. Lowering in vapor pressure is a colligative property. So we need to understand कि why this lowering in vapor pressure is a colligative property. Before knowing that, वो समझने के पहले we will do a law first, and that law is nothing but Raoult's law. This is very important, or in order to prove कि lowering of vapor pressure is a colligative property, ये सबसे important है यहाँ पे. We need to understand Raoult's law. तो Raoult's law क्या बोलता है वो देखते हैं, but उसके पहले let me give you an example. अगर मैंने एक और कंटेनर ले लिया है और लेट्स से कि उस कंटेनर में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है. पहला कंपोनेंट इज तुम्हारा ये लाइंस, दैट इज A1. दूसरा कंपोनेंट लेट्स से इज तुम्हारा ये A2, एंड तीसरा कंपोनेंट लेट्स से इज नथिंग बट A3. तो यू हैव A3, A1 एंड यू हैव A2. तो 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, एंड लेट्स से कि तीनों के तीनों वेपराइज होंगे. अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, वो वेपराइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, वो वेपराइज नहीं होगा. लेकिन फिलहाल के लिए अज्यूम करते हैं कि ऑल द 3 कंपोनेंट A1, A2 एंड A3 आर गोइंग टू बी वेपराइज्ड. सो यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल सोल्यूशन रहेगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, दैट विल बी P1 plus P2 plus P3. Now what is this P1, P2 and P3? P1, P2, P3 are nothing but partial vapor pressure. These are nothing but partial vapor pressure. Partial vapor pressure क्या होता है? जैसे अगर let's say for example एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं और उन 40 किड्स ने 4,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो दिस 4,000 रुपीज इज द मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एंटायर क्लास. अभी किसी बच्चे ने 200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया रहेगा, किसी ने 2 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया रहेगा, सम माइट हैव डन 1,000 रुपीज. तो हर एक बच्चे का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग होगा. तो जो इंडिविजुअल बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन. उसी तरीके से ये टोटल प्रेशर है. यहाँ पे हमारे पास 3 वेपर्स है, A1 का, A2 का, A3 का. एक्चुअली वो लिक्विड में है, वो डिसॉल्व है, लेकिन वो वेपराइज होगा. A1 वेपराइज होगा तो वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा P1. A2 वेपराइज होगा तो वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा P2. A3 वेपराइज होगा तो वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा P3. और इन्हीं को हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर. पार्शियल वेपर प्रेशर क्या? वो A1 का कंट्रीब्यूशन. A1 जितना अमाउंट में प्रेजेंट है, वो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज पार्शियल वेपर प्रेशर of A1, A2 and A3 respectively. Now one thing is very simple and you all will agree with me, is that अगर मैंने तुमको बोला कि तुम्हारा ये जो सोल्यूशन है उसमें A1 कंपोनेंट is 50%, A2 component is 30% and A3 component is 20%. अगर मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखूं तो दिस मोल फ्रैक्शन विल बिकम 0.5. ये मोल फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? अमाउंट अपॉन टोटल, मतलब मोल्स ऑफ A1 अपॉन टोटल मोल्स. तो मोल्स ऑफ A1 is 50, टोटल मोल्स विल बी 100, क्योंकि परसेंटेज है तो टोटल मोल्स विल बी 100. तो X2 विल बी 0.5. सॉरी X1, A1 है ना, तो X1.
यहाँ पे x2 विल बी 0.3 एंड यहाँ पे x3 विल बी 0.2। तो एक चीज तो तुम जरूर अग्री करोगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर A1 का सबसे ज्यादा होगा, फिर A2 का होगा, फिर A3 का होगा। मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट मोर, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट लेस, एंड इट इज वेरी वेरी करेक्ट आल्सो। तो राउल्ट्स लॉ क्या बताता है? अभी अगर मैं ये बेसिक कंप्लीट करने के बाद आई कम टू राउल्ट्स लॉ। अभी जब अगर मैंने इसमें बैरोमीटर या मैनोमीटर लगाया, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर आर द मशीन जो प्रेशर मेजर करता है, वो मेरे को टोटल प्रेशर मेजर करके देगा। इट विल मेजर टोटल प्रेशर, ठीक है। वो मुझे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर नहीं देगा। वो मुझे ये नहीं बताएगा कि A1 कितना टकरा रहा है, A2 कितना टकरा रहा है, A3 कितना टकरा रहा है। वो मुझे टोटल वेपर प्रेशर देगा। और अगर मेरे को इंडिविजुअल वेपर प्रेशर चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे को प्रैक्टिकली मशीन के थ्रू, बैरोमीटर मैनोमीटर के थ्रू नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर मेरे को इंडिविजुअल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर चाहिए तो आई विल यूज राउल्ट्स। तो राउल्ट लॉ, जो चीज याद रखो, जो चीज हम लोग प्रैक्टिकली नहीं वो हम लोग मैथमेटिकली निकालते हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है या कहाँ पे हेल्प करता है? तो स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो। एक चीज तो तुम अग्री करोगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो वो इंडिविजुअल कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं अभी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ the partial vapor pressure of any component in the solution, the partial vapor pressure of any component in the solution, ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा है। मतलब अगर मैंने बोला पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट में एक चीज तो आने वाला है दैट इज x1, क्योंकि यहाँ पे तुमको पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। अगर अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट रहेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, बट देयर शुड बी सम कांस्टेंट। हम हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट डालते हैं ना, इज तो वो कांस्टेंट क्या होगा? दैट कांस्टेंट विल बी द मैक्सिमम वेपर प्रेशर दैट A1 कैन एग्जिबिट। मैक्सिमम वेपर प्रेशर, वो A1 मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना एग्जिबिट कर सकता है? तो इट इज नथिंग बट ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेपर प्रेशर of that component, that is P01, and mole fraction of that component in the solution, and mole fraction of that component in the solution. बेसिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर। देखो, अगर मैंने तुमको बोला कि ये जो सॉल्वेंट है तुम्हारा, दिस सॉल्वेंट इज एंटायरली मेड ऑफ कंपोनेंट A1, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सॉरी, इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? P0/1। वाई नॉट? क्योंकि हम लोग सॉल्वेंट के लिए नॉट लगाते हैं। वाई नॉट? कि हम लोग सॉल्वेंट के लिए नॉट लगाते हैं, बराबर। अभी इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 इज 1, मतलब इस लिक्विड में सिर्फ A1 प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्वेंट इज ओनली मेड ऑफ A1, तब उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि देयर इज ओनली A1 के कंपोनेंट, बीच बीच में और कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसमें कुछ और डाल दिया, मतलब बीच में A2 डाल दिया और A3 डाल दिया, तो A2 A3 डालने से क्या हो जाएगा? A1 का मोल फ्रैक्शन यानी A1 का कंसंट्रेशन विल बिकम लेस देन 1।
क्योंकि अब सोल्यूशन में A2 भी प्रेजेंट है और अब सोल्यूशन में A3 भी प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ A1 प्रेजेंट था, तो सिर्फ A1 के वेपर्स निकल रहे हैं। यहाँ पे A1 के वेपर्स कम हो जाएंगे क्योंकि बीच बीच में A2 और A3 आया। हो सकता है कि A2 और A3 भी वेपराइज हो, लेकिन A1 के वेपर्स कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे A1 थे, यहाँ पे सारे के सारे A1 नहीं होंगे। सो इसे हम बोलेंगे P1 विच विल बी लेस देन P01। सो what is this? This is the maximum. What is this P01? It is the maximum vapor pressure जो A1 exhibit कर सकता है। वो maximum vapor pressure कब exhibit करेगा A1? जब सिर्फ A1 present है और कुछ और नहीं present है। मतलब when A1 is as pure solvent के फॉर्म में, और कुछ भी हमने नहीं डाल रखा है, तो it will exhibit the maximum vapor pressure। ये constant होता है, ये हर substance के लिए एक constant value रहता है। जैसे P0 of water, अगर मैं वाटर या सॉल्वेंट ले लूं, वाटर है और कुछ भी नहीं है, तो उसका P0 का वैल्यू 760 mm of Hg। लेकिन जैसे ही उसमें मैं कुछ भी और डाल दूं, तो दैट विल बिकम P of H2O, क्योंकि अब वो पार्शियल वेपर प्रेशर बन गया ना। क्योंकि अभी लेट्स से इस वाटर में मैंने अल्कोहल डाल दिया, तो अभी टोटल सोल्यूशन होगा वाटर का प्लस अल्कोहल का, तो ये तो पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया एंड इट विल बी लेस देन 760, क्योंकि अभी पूरा का पूरा वाटर नहीं प्रेजेंट है, अब बीच बीच में अल्कोहल भी आएगा। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि वो P ऑफ वाटर जो था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर था, वो क्या रहेगा? इट इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो हो सकता है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन दैट सोल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का ज्यादा है तो मतलब वाटर ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा। तो your P1 मतलब any component P1 will be equal to P01 into X1. This is the maximum vapor pressure that A1 can exhibit. P2 will be equal to P02 into X2. P3 will be equal to P03 into X3. So this is it, and this is your Raoult's law. So अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि you have a component, मैं तुमको ये बोलूं कि you have a component which is A, तो partial vapor pressure of A will be equal to P0 of A. What is P0 of A? That is the maximum vapor pressure that it can exhibit into mole fraction of A. याद रखना, value of P0 of A will be greater. P0 of A will be bigger than P of A. This is the maximum vapor pressure. मतलब जब mole fraction 1 है, जब मोल फ्रैक्शन 1 है, तब जो तुम्हारा प्रेशर है इट इज P0 ऑफ A, दैट इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। लेकिन बाकी सारे टाइम में मोल फ्रैक्शन विल बी लेस। लेट्स से मोल फ्रैक्शन इज 0.8, तो इट विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ P0 ऑफ A, तो वो कम हो जाएगा। एंड P ऑफ B विल बी इक्वल टू P0 ऑफ B इनटू X ऑफ B। Okay, so once when we are done with Raoult's law, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। राउल्ट्स लॉ में बस हमें इतना ही याद रखना है कि इफ देयर आर टू कंपोनेंट्स दैट इज A एंड B, अगर दो कंपोनेंट होंगे A एंड B, तो टोटल प्रेशर दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी P ऑफ A प्लस P ऑफ B, एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A will be the maximum vapor pressure that it can exhibit, that is P0 A into X of A, and partial vapor pressure of B will be the maximum vapor pressure of B into the mole fraction of B. So this is Raoult's law. Now we will try and understand ki why lowering of vapor pressure is a colligative property, why delta P is a colligative property. तो we will start with the derivation, और उसी में हम लोग प्रूव कर देंगे कि delta P is a colligative property. Colligative property मतलब क्या? It should depend on the number of solute particles. So we are starting with it. So let us consider two components A1 and A2 in a solution. मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ कि A1 में solute कौन है और A1 और A2 में solute कौन है और solvent कौन है। मैं just बोल रहा हूँ कि we have two components A1 and A2. Let us consider two components A1 and A2.
both can get vaporized. एक vaporize हो सकता है, एक vaporize नहीं हो सकता है. It's really not described. It is just said कि let us consider two components A1 and A2. तो अगर दो component है A1 और A2, तो what we know is the vapor pressure of the solution. The vapor pressure of solution, the total vapor pressure of solution, जो हम लोग barometer से निकालते हैं, that will be P. Vapor pressure of solution is given as P, will be nothing but P1 plus P2. मतलब A1 का contribution and A2 का contribution. तो this P1 and P2 are nothing but partial vapor pressure. Partial vapor pressure हम practically नहीं निकाल सकते. These are partial vapor pressure of A1 and A2 respectively. और हम लोग partial vapor pressure practically नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम लोगों को राउट्स लॉ चाहिए. तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ है. इसे मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. तो we know कि our total vapor pressure of the solution will be the contribution of both the vapor pressure. यहाँ पे हमने बाइनरी सोल्यूशन ही कंसिडर किया है जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे. अभी एज पर राउल्ट्स लॉ, अभी राउल्ट्स लॉ, इवन दो हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते, बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोग उसको मैथमेटिकली तो डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P1 so P1 is nothing but according to Raoult's law P1 will be equal to P01 into x1 and P2 will be equal to P02 into x2. So we know P1 and P2 are mole fraction. P1 and P2 are partial vapor pressure of A1 and A2. And what is P01 and P02? P01 and P02 are the maximum vapor pressure. P01 and P02 are the maximum vapor pressure of A1 and A2. और maximum vapor pressure कब होता है? जब तुम्हारा mole fraction 1 होता है. मतलब जब सिर्फ A1 प्रेजेंट है, जब सोल्यूशन में सिर्फ A1 प्रेजेंट है, जब सिर्फ A1 प्रेजेंट है, तो ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा, and that will be nothing but your P01. So you have P01 and P02. They are nothing but the vapor pressure of component A1 and A2 as pure solvent. मतलब जब सिर्फ A1 प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर इज P01, एंड जब सिर्फ A2 प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर इज P02 as pure component A1 and A2 as pure solvent. X1 and X2 are the mole fraction. Of component A1 and A2 respective. So P1 और P01 में P01 is greater, क्योंकि हमेशा याद रखो कि जो x का वैल्यू है it's always going to be less than 1. तो when your x1 is going to be 1, तो तुम्हारा मैक्सिमम वेपर प्रेशर दिखेगा, that is P01. लेकिन बाकी टाइम पे वो कम होते जाएगा. मतलब अगर मैंने x2 बोल दिया 0.8 है और P01 let's say is 1 atmosphere, तो जब x1 is 1, तो your P1 will be 1 atmosphere maximum. When x2 is 0.8, your P1 will be 0.8. When your x1 is 0.6, P1 will be 0.6. मतलब जैसे जैसे तुम्हारा दूसरा सल्यूट ऐड होते जाएगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा वो कंपोनेंट का, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन. तो इतना हमें राउल्ट्स लॉ से पता चला है. मैं अगर इसे अभी सब्स्टिट्यूट कर दूं उधर, तो मुझे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? P will be equal to P01 into x1 plus P02 into x2. तो ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एंट्रेंसेस में ही यूज होता है.
स्टेट बोर्ड में ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। ये कब यूज होगा फॉर्मूला? when both component vaporizes, when both component vaporizes, जब दोनों component vaporize होगा तब ये फॉर्मूला यूज होएगा। लेकिन ये चैप्टर में जो भी हम पढ़ते हैं उसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपराइज नहीं होगा। जो हम बोलते हैं कि सल्यूट इज नॉट गोइंग टू बी वेपराइज, सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा। तो हम लोग हमारे बोर्ड्स के हिसाब से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे अब आई विल रिवील कि लेट A1 बी सॉल्वेंट, let A1 be solvent and A2 be non-volatile. ये भी एक फॉर्मूला है और ये हम लोग एंट्रेंसेस में यूज करते हैं। इसे मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हम लोग थियरी के टाइम पे हम लोग A1 को हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं और A2 को हमेशा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब विच विल नॉट वेपराइज, जो बॉइल नहीं होगा, विच विल नॉट वेपराइज। तो हमारे पास में इसके बाद में कुछ ये रिवील किया हमने, और इसके बाद हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं कि मेरा P02 विल बी इक्वल टू 0। कैसे? मेरा P02 विल बी इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि व्हाट इज P02? P02 इज जब तुम्हारे पास बीकर में सिर्फ A2 है और कुछ और नहीं है, पूरा का पूरा सिर्फ A2 कंपोनेंट है, उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, तो जो वेपर प्रेशर रिलीज होगा दैट विल बी P02। लेकिन A2 मैंने क्या बोला? इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब उसका तो वेपर्स नहीं निकलेगा। तो अगर वेपर्स नहीं निकला तो देयर विल बी नो वेपर प्रेशर, तो दैट इज 0। यहाँ पे 0 नहीं था क्योंकि यहाँ तक मेंशन नहीं किया था। जैसे मैंने मेंशन कर दिया कि वो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका P02 0 हो गया, क्योंकि उसका वेपर्स नहीं निकल रहा। वेपर्स नहीं निकल रहा तो वेपर प्रेशर ही नहीं होगा। एंड इसके साथ साथ आई कैन से कि योर P01, P02 0 हो गया एंड P01 इज नथिंग बट P0। अभी जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि P हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और P0 हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अभी थोड़ा रिवाइंड करके यहाँ पे देखो ये P01 क्या है? P01 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A1, मतलब और कुछ नहीं प्रेजेंट है उसमें, प्योर A1, एंड A1 इज सॉल्वेंट है ना, तो दिस इज आल्सो नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब यहां तक, इधर तक हम लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया था कि कौन क्या है, तो हम P01 P02 के टर्म्स में लिख रहे थे। लेकिन अभी सडनली P01 P0 बन जाएगा क्योंकि P0 इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड A1 इज योर सॉल्वेंट, तो इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड P02 0 हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्यूट है। तो नाउ इफ आई विल सब्स्टिट्यूट, माय फॉर्मूला विल बिकम, P will become equal to P0, 1 नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ P0 लिख रहा हूँ, into X1 plus 0. So therefore, your vapor pressure of solution, remember, P is nothing but vapor pressure of solution, is nothing but vapor pressure of pure solvent A1, that is P0, that is solvent का vapor pressure into mole fraction of solvent. Okay. So over here, we have got that the vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent into mole fraction of solvent. Okay, Px1 is nothing but vapor pressure of solvent. Therefore, vapor pressure of solution is not a colligative property.
इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करे। तो सल्यूट के नंबर पे अगर डिपेंड करे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये तो सॉल्वेंट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा जो वेपराइज होने वाला है, क्योंकि सल्यूट तो वेपराइज नहीं होने वाला है, तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर्स निकलेंगे। ज्यादा वेपर्स मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं आगे देखूं तो मेरे को कभी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना ही नहीं था। हमारा मेन इंटेंशन तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। क्वेश्चन भी हमने उसी से स्टार्ट किया था, बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। So let me come to the lowering of vapor pressure. This was equation number 3. Let me come to lowering of vapor pressure. Delta P. So I know my lowering of vapor pressure is vapor pressure of solvent minus vapor pressure of solution. This is what we know. ये हम लोग ने last video में भी देखा था। अभी by this equation 3 I can just simply substitute कि P naught minus vapor pressure of solution is nothing but P naught into mole fraction of solvent. अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो this will be 1 minus x1 and 1 minus x1 is nothing but x2. बस खत्म हो गया। यहाँ पे यू कैन सी ये पी नॉट आएगा। पी नॉट कॉन्स्टेंट होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो हर कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट चेंज होगा। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कि अगर तुम्हारा सल्यूट ज्यादा है तो ज्यादा लोअरिंग होगा, सल्यूट कम है तो कम लोअरिंग होगा। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि योर डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। Therefore, lowering of vapor pressure, that is delta P, is a colligative property as it depends on the number of solute particles. Okay, इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, that is you need to derive RLVP is equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. So W2 is weight of solute, M2 is molar mass of solute, M1 is molar mass of solvent, W1 is molar mass of weight of solvent. RLVP is relative lowering of vapor pressure. अभी ये क्या है मैं तुमको समझा देता हूँ, इट्स प्रीटी सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं। तो एक्चुअली RLVP is nothing but relative lowering of vapor pressure, and relative lowering of vapor pressure is nothing but mathematically it is delta P upon P naught। कितना लोअर हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो दिस इज डेल्टा पी बाय पी नॉट। तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला से स्टार्ट करते हो, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, यू डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस। 2 मार्क के लिए पूछा, यू डोंट हैव टू डिराइव द एंटायर थिंग, यू डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इनटू x2। पी नॉट नीचे आ जाएगा और वही तो है तुम्हारा RLVP, डेल्टा पी बाय पी नॉट, यही है तुम्हारा RLVP is equal to x2। तो अब मुझे सिर्फ इसे फॉर्मूला वाइज में लिखना है। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट दैट इज RLVP इज नथिंग बट x2। x2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ n2 अपॉन n1 प्लस n2। आई एम गोइंग टू अज्यूम समथिंग। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? वी आर अज्यूमिंग द सोल्यूशन टू बी वेरी वेरी डाइल्यूट। अज्यूम the solution to be very dilute। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब क्या? तुम्हारे पास सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और तुम्हारे पास सल्यूट बहुत ही कम है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज समवॉट लाइक 100 एंड मोल्स ऑफ सल्यूट इज लाइक 0.00001।
तो इसको मैं ऐड करूंगा तो आंसर विल बी 100.00001 which will be approximately equal to 100 only. तो मतलब what are we doing is we are taking solute to be very less and solvent to be very much high, so that we can say कि n1 plus n2 is approximately equal to n1 only. n2 को हम लोग ने निग्लेक्ट कर दिया. तो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, कन्वीनियंट के लिए लिख दिया हमने डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्योंकि n1 प्लस n2 तो n1 लिख दिया हमने. बस अब फॉर्मूला, अब इसको एक्सपांड करना है. n2 दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट is weight of solute upon molar mass of solute. ये बड़ा वाला अपॉन है, ये weight of solute upon molar mass of solute. This is weight of solvent upon molar mass of solvent. तो ये molar mass of solvent ऊपर चला जाएगा and we will get our final answer. W2 upon ये M2 नीचे आया, ये W1 नीचे ही था, वो M1 ऊपर चला गया and we have got our answer. This can be asked for 2 marks and this is the formula that we use maximum. Okay, we will practice some few questions. The first question on lowering of vapor pressure is, we have 3 formulas, that is delta P is equal to P naught minus P. दूसरा वाला जो राउल्ट्स के डेरिवेशन से आया, that is P naught into x2. और तीसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला है, डेल्टा P अपॉन P naught is equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. क्वेश्चन दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, तो आई एम राइटिंग डाउन गिवन ओवर हियर. तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब P is given as 27.371 mm of Hg. Containing 13 grams of solute. So my W2 is given as 13 grams in 0.1 kgs of water. तो W1 is 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम. दोनों भी ग्राम में रहना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो सके. अब वाटर दिया है तो मोलार मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम पर मोल और हम लोगों को M2 पूछा है. लास्ट में दे हैव गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, that is P naught, which is 28.06. So this becomes extremely simple now. We just have to apply formula number 1 and formula number 3. Formula number 1 क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि मेरे को डेल्टा P डायरेक्ट नहीं दिया है, मेरे को P naught माइनस P करना पड़ेगा. तो P naught माइनस P अपॉन P naught is equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. So P naught is 28.065 minus P is nothing but 27.371 upon this is P naught. मतलब वापस 28.065 equal to W2 is given as 13 grams. M2 we have no idea, into M1 is 18 and W1 is 100. Okay, so as I have told you कि हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, P, P naught, W2, M2, W1, M1. We will substitute and we will find out the answer. Here I have done by log calculation के थ्रू किया है. Final answer M2 हमें डायरेक्टली मिल सकता है. ठीक है. So we have another question over here which says 23.4% of a solution is prepared using unknown solute and acetone. So this is not a solution of water, it is unknown solute and acetone. और जब भी मुझे ऐसे कुछ परसेंटेज में कुछ दिया है तो मैं उसको लिख सकता हूँ. If when we have 23.4%, इसका मतलब we have 23.4 grams of unknown solute is dissolved in 100 grams of solution.
is in 100 grams of solution. तो यहाँ से मुझे क्या क्या समझ में आ गया कि मेरा W2 है 23.4 ग्राम्स, मेरा W सॉल्यूशन है 100 ग्राम्स, तो मुझे चाहिए जो W1 that will be 100 minus 23.4, so that will be 76.6 grams. तो ये मेरा W1 हो गया. उसके बाद मेरे को दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन, मतलब सॉल्वेंट मेरा एसीटोन था, उसका वेपर प्रेशर दे रखा है एज 0.526 एटमॉस्फेयर. और दे रखा है मोलार मास ऑफ सल्यूट M2 दिया है मेरे को एज 273.52 ग्राम पर मोल. We are supposed to calculate the vapor pressure of solution. M1 भी हमें पता चल जाएगा. We have acetone that is CH3COCH3. So CH3 is 15, 12 plus 3 is 15. 15 into 2 will be 30. So you have 30 plus 12 plus 16. So that's 58 grams per mole. तो ये हमने डेटा तो लिख दिया. अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं. डेल्टा P is equal to P naught is equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. तो मैं एक काम करूंगा, पहले मैं डेल्टा P निकालूंगा, फिर माइनस कर दूंगा. तो आई ब्रिंग P naught also there क्योंकि P naught का वैल्यू दे रखा है. तो W2 is given as weight of 23.4 into M1 is given as molar mass of solvent is 58. Molar mass of solute is nothing but 273.52 into weight of solvent is nothing but 76.6 into this is 0.526. So when you will solve this, so the answer that you're going to get is 0.034 atmosphere. So the final answer, you know, delta P is equal to P naught minus P. So P will be equal to P naught minus delta P. P naught is 0.526 minus 0.034. So our final answer will be 0.492 atmosphere. So this is how we do it. अभी ऐसे भी सम आ सकता है जहाँ पे तुमको परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज दिया है मतलब you know what is W2 and W1, एंड तुमको बोला रहेगा कि तुम्हारा सॉल्वेंट इज वाटर. तो व्हेन योर सॉल्वेंट इज वाटर तो तुमको P naught पता होना चाहिए. इफ सॉल्वेंट इज वाटर यू शुड नो द P naught, that is 760 mm of H.